डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में मैट्रिक्स पोर्शन में हम लोग जो है लास्ट टॉपिक पर हैं, लेक्चर नंबर 9। आज मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आइए इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना क्या है वो जानते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। लिखा है आपका टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय जो है मैट्रिक्स मेथड, यानी कि जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को जो है मैट्रिक्स के मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। किसके मेथड से सॉल्व करना है? मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस जो शब्द आया है वो कहलाता है एक घातीय युगपत समीकरणों को, एक घातीय युगपत समीकरणों को, एक घातीय युगपत समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना, आव्यूह विधि से हल करना, ठीक है। यानी कि जो है एक घातीय युगपत का मतलब क्या होता है? ढेर सारे कई सारे जो है समीकरण आपको दिए जाएं, और एक घातीय मतलब जिन ऐसे समीकरण जिनके वेरिएबल की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। ये सारी बातें आपको जो है छोटे क्लासों में बताई गई है। यहाँ करना क्या है, हमको जो लास्ट टॉपिक है यही पढ़ना है कि एक घातीय युगपत समीकरणों को आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको जानने जरूरी थे, जो कि यहाँ केवल आपको समझने हैं, बोर्ड में आपको राइट डाउन किया गया है। क्योंकि वीडियो के टाइमिंग को देखते हुए अब इस स्टेटमेंट को बारी बारी से लिखा जाए, आपको समझाया जाए, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बेहतर होने के लिए इसको जो है आप समझ लें, और चाहें तो आपको शॉर्ट स्क्रीन ले लें, नोट्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में रोजाना के तरीकों से चलेंगे, ठीक है। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशन। एम लीनियर इक्वेशन का कोई एक सिस्टम दिया गया है जिसमें n अननोन है, n अचर हैं, n क्या है? अचर हैं, और इक्वेशंस कितने हैं? m हैं, जिसमें से फर्स्ट इक्वेशन माना गया a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 प्लस डॉट 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 a1n इज इक्वल टू b। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, डॉट डॉट nth इक्वेशन है। आप देखें यहाँ से जो n अननोन है वो कौन है? b1 b2 b3 डॉट 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 bn है, ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशंस के सिस्टम को हम लोग जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखें। सभी के कोएफिशिएंट को बाकायदे आप उसी मेथड से जो है एक मैट्रिक्स फॉर्म दे दें, और उसके बाद इस वेरिएबल को जो है एक जो है मैट्रिक्स फॉर्म दे दें, और आरएचएस के जो है आरएचएस साइड के जो है कांस्टेंट को, वेरिएबल को भी जो है आप एक मैट्रिक्स फॉर्म इस प्रकार से दे दें। तो फिर इसी फॉर्म को ax इज इक्वल टू बी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। ax इज इक्वल टू बी के रूप में लिखा जाएगा, जहां पे a इज इक्वल टू आपका ये टॉपिक है, b इज इक्वल टू x का मैट्रिक्स है, और जो है x इज इक्वल टू x का मैट्रिक्स है, b इज इक्वल टू b के जो है कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। सभी प्रश्नों पे दिए गए समीकरणों को हम x y z के तरीकों से नोट डाउन करके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, x y z का एक मैट्रिक्स, और जो है आरएचएस के जो है कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उनको ax इज इक्वल टू b के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ax इज इक्वल टू किसके रूप में लिखेंगे? b के रूप में लिखेंगे। अगर a नॉन सिंगुलर है, a क्या है? नॉन सिंगुलर है, तो फिर क्या होगा? अगर a नॉन सिंगुलर है तो फिर ax इज इक्वल टू b में करना क्या है? लेफ्ट मल्टीप्लाइंग a इनवर्स, लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाएं पक्ष से जो है गुणा करना है a इनवर्स का, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। a इनवर्स a का मान i होगा, a इनवर्स b होगा।
इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दिए गए जो है सिस्टम में कई इक्वेशंस रहते हैं तो हम उनको इक्वेशंस के कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स, उनके जो है वेरिएबल का एक मैट्रिक्स और उनके जो है पूर्णांक कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ए एक्स इज इक्वल टू बी के रूप में मानते हैं। हमको x का मान चाहिए तो हम ए एक्स इज इक्वल टू बी को 9 सॉल्व करके a का इन्वर्स निकालेंगे, b का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी की तुलना x से कर देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ए जो है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। ठीक है, अब इसमें जो संबंधित कुछ और बिंदु है उसको देख लेते हैं। Consistent system. If in the system of equations has one or more solution, अब इसको जो है हम लोग समझेंगे अलग तरीके से। If in the system of equations have one or more solutions, then it is said to be consistent system। ठीक है, यानी जब दिया गया सिस्टम, किसका सिस्टम, इक्वेशंस का, वन और मोर सोल्यूशन को रखेगा तब वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अगर वो जो है एक भी सोल्यूशन ना रख रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हो गया, बातें समझने का प्रयास करें। वन और मोर सोल्यूशन अगर रखता है, एक या एक से अधिक हल रखता है, मान रखता है, तो फिर वो कंसिस्टेंट, अगर नहीं रखता है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा 10th क्लास का रुख लेते हैं। 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको पढ़ाया गया होता है, क्या पढ़ाया गया होता है कि कब दो रेखाएं आपस में संपाती होंगी, कब दो रेखाएं समांतर होंगी और कब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया गया होगा कि अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 रहा होगा तो प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या होना चाहिए था, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होना चाहिए था। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, b1 अपान b2, और समांतर होने के लिए क्या होता था, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। और संपाती होने के लिए क्या होना चाहिए था, संपाती के लिए क्या होना चाहिए था, कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए था, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, अब आप देखें, यहाँ देखें, अगर वो कंसिस्टेंस है तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, इसका मतलब एक कौन रूल फॉलो कर रहा है, संपाती का। और संपाती का मतलब कोलिनियर का मतलब एक दूसरे पर आरोपित, और जब एक दूसरे पर आरोपित होंगे तो इनके कई सारे सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, जो है 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 का 9 में नहीं हो रहा है, यानी ये कैसा रूल फॉलो कर रहा है, समांतर होने का। और समांतर की परिभाषा बताई गई है कि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहे, वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, अर्थात एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेद करें, और कभी ना प्रतिच्छेद करेंगे इसका मतलब क्या होंगे, वो उनके कोई एक भी हल नहीं होगा, और जब एक भी हल नहीं होगा तो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, जो हम लोग ax इज इक्वल टू बी बनाते हैं ना, जो हम लोग ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं, अगर वहाँ b इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन्स ax इज इक्वल टू 0 रहे, तब ये होमोजीनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। यानी ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, अगर वहाँ पर b नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। अब बात ये फंसती है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की पहचान कैसे करें, तो उसको समझें। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है
समान घात का होना चाहिए, उनके वेरिएबल क्या होने चाहिए, घातें समान होनी चाहिए। या हम कह सकते हैं कि जो उनके वेरिएबल हो उनमें घातें आपस में क्या हो, या आपस में कह लें समान घात का हो। इसका मतलब यहाँ एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, यहाँ भी एक घात, ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। और नॉन होमोजीनियस, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ जीरो घात हो गया, यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, यहाँ जीरो घात हो गया, यानी कि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। इतना समझने के बाद, इस बिंदु की पहचान करने के बाद हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। और इन बिंदुओं की पहचान करने की बातें यहाँ से आती हैं कि कभी कभी आपको पता है कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आपका जो है सिलेबस बेस्ड है, कभी कभी डिफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ऐसे सिस्टम जो प्रत्येक इक्वेशन जो है सरल करने पर उनके एक या एक से अधिक मान हो तो उन्हें क्या कहेंगे, कंसिस्टेंस। अगर एक भी नहीं हो तो क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला पे, जो हम लोगों को जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको रखा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड क्या है, 4x - 3y = 3। ठीक है, और 3x - 5y = क्या है, 7। इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें आप, पहले तो आप ये समझे ये किस प्रकार के इक्वेशन हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस हैं। क्या है, नॉन होमोजीनियस हैं। और आपको आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वो सभी ऐसे इक्वेशंस हैं जो नॉन होमोजीनियस हैं, यानी आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इनको जो है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, होमोजीनियस में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि जो होमोजीनियस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ देखें, हम लोगों ने देखा क्या है कि दिए गए इक्वेशन को कहते क्या हैं कि टू गिवन इक्वेशन given equation can be written in the form of in the matrix form, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में दिए गए इक्वेशन को आपने किस प्रकार लिखा होगा, 4 - 3 - 5। ठीक है, उसके बाद आपने x y z लिखा था, तो यहाँ केवल दो वेरिएबल है x y। फिर आपने RHS के जो है गुणांक को, कांस्टेंट को लिखे थे आप, ये RHS का कांस्टेंट हो गया। फिर आपने कहा था इट इज इम्प्लाई दैट ax = b। फिर आप जो है सॉल्व करते हुए x = क्या पाए थे, a इनवर्स b। x = क्या मिला था, a इनवर्स b मिला था। यानी हम लोग a का इनवर्स ज्ञात करें, क्या ज्ञात कर लें, a का इनवर्स। तो आप देखें, सिंस a = क्या है, 4 - 3 - 5। ठीक है, अब आपको पता है कि हमको क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट जब आपको निकालना है तो एडजॉइंट निकालना तो है, लेकिन एडजॉइंट निकालने के तरीके भी आपको बताए गए हैं। एडजॉइंट निकालने के तरीके आपको बताए गए हैं। कौन से तरीके बताए गए हैं एडजॉइंट निकालने का, आप दिए गए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। हम केवल इनवर्स एडजॉइंट लिखते हैं और एडजॉइंट से इनवर्स बनाते हैं। आप समझ सकते हैं, जो है लगा भी सकते हैं, और आप कॉपी में लगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या सॉल्व किया गया इनवर्स सही है या गलत है। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट क्या है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, ये चेक कर लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा,
4 -3 3 -5 -20 +9 -11 नॉट इक्वल टू 0। और जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, वो जो आपका एडजॉइंट आएगा -5 3 -5 3 -3 4 -5 3 -3 4। ये आपको सॉल्व करके चेक करना है, यहाँ से आपको नोट नहीं डायरेक्ट करना है, आप सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या एडजॉइंट ये आता है। क्योंकि हम लोग इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, एडजॉइंट निकालना सीख चुके हैं, तो थोड़ा सा समय की बचत के लिए, वीडियो में समय की बचत के लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व डायरेक्टली कर दिया गया है। आपको अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में सॉल्व करके ही लिखना है, ठीक है। इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 अपॉन 11 और -5 3 -3 और क्या हो गया 4। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x बराबर a इनवर्स b, x का मान क्या है xy, a इनवर्स का मान क्या है -1/11 -5 3 4 और b का मान कितना है 3 और 7, ठीक है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताया गया है, सारे बिंदु आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। चेक करिए क्या इनका गुणा संभव है। ये 2 क्रॉस 2 जो है 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1, हाँ जो है मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है। और मल्टीप्लाई पॉसिबल है जिसके आगे -1/11 होगा, -5 का गुणा 3 से हो जाएगा -15 और 3 का गुणा 7 से होगा +21, -3 का गुणा 3 से होगा -9 और 4 का गुणा 7 से होगा +28, यानी ये जो बचेगा वो -1/11 और उसके बाद यहाँ 6 होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 19, क्या होगा 6 होगा और 19 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर तभी होंगे, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके आर्डर समान हो, और अगर आर्डर समान है तो संगत एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब x आया -6/11 और y आया -19/11। x और y का मान इस प्रकार से किसी भी दिए गए 3 क्रॉस 2 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को हम सर्वप्रथम ax b के रूप में लिखेंगे, x a इनवर्स b लिखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हम पहले से इसको सॉल्व कर चुके हैं कि जो है a इनवर्स x a इनवर्स b कहाँ से आता है, ठीक है। अब चलते हैं तुरंत जो है नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका है, सभी प्रकार के प्रश्नों को रखने का प्रयास किया गया है, बाकी किसी प्रकार के अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो आप उसको व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, प्रश्न को बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से आपको सॉल्व करना है। इक्वेशंस क्या है, x + y x + 2y + z = 1, ठीक है। x + 3z 1 नहीं है 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। और x + 3z = 11, x + 3z = 11 और उसके साथ 2x - 3y = 1, ठीक है। ये 3 क्रॉस 3 का प्रश्न रखा गया, कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सीधा सीधा आप कहेंगे
कि जो ये दिया गया इक्वेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में आप क्या कहेंगे, गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन, लिखे जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सच दैट, इस प्रकार लिखे जा सकते हैं, किस प्रकार, 1 2 1 1। अब देखें जो सेकेंड इक्वेशन है, x है, z है, y नहीं है, तो क्या हम 0 इंटू वाई नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कोएफिशिएंट को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ऐसे थर्ड क्वेश्चन में 2 - 3z नहीं है, तो उसको क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। अब की बार x y ना हो करके x y z है, और उसके बाद b की जगह पे 7 11 और 1 है, 7 11 और 1 रखा गया, ठीक है। इसी को आप तुरंत कहेंगे कि हम लिख सकते हैं ax = b, इट इज इम्प्लाई दैट x = a इनवर्स b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां लिखने की बात नहीं आती है, आप व्हेयर करके जो है इसको लिख सकते हैं, व्हेयर करके आप लिख सकते हैं। चलिए लिख ही दिया जाए, व्हेयर a = क्या है, 1 2 1 1 0 3 2 - 3 0, x = क्या है, x y z, और b = क्या है, 7 11 1, ठीक है। अब आप देखें a इनवर्स आपको ज्ञात करना है, जिसके पहले आप करेंगे नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a सिंगुलर हो गया तो फिर इसका जो है इनवर्स असंभव हो जाएगा, इनवर्स क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो प्रसार करते हैं, 1 × 0 + 9 हो जाएगा, -2 होगा, ये हो जाएगा 0 - 6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -3 - 0 हो जाएगा। प्रसार आपको बताया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रसार ना बताया गया हो। और ये 9 होगा, ये -+12 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। कितना बचेगा, ये आएगा आपका 18, जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अगर आप ज्ञात करेंगे तो 9 - 3 6 6 - 2 -2, और -3 7 - 2, ये आपका आएगा एडजॉइंट। इसलिए जो आपका इनवर्स होगा वो 1/18 होगा, और 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 -2, ठीक है। आपको क्या मिल गया, ए इनवर्स मिल गया। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट x = ए इनवर्स कितना है, 1/18, 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 -2, और b कितना है, 7 11 1, ठीक है। 1 कितना हुआ, 18 हुआ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई करना जानते हैं। 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63, और -11 3 जा 33, +6, दूसरी बार 6 7 जा 42, -11 2 जा 22, -2 1 जा 2, -3 7 जा -21, 7 11 जा 77, -2 1 जा -2। इसका मतलब 1/18 होगा, और यहाँ कितना मिलेगा, 1/18 होगा। देखिए 63 में से 33 आप करेंगे, 30 बचेगा, यानी 36 होगा। और उसके बाद 42 में से 22 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 बचेगा, और उसके बाद यहाँ जो है 54 बचेगा,
ठीक है। अब ये हुआ आपका यक्स, इसका मतलब यक्स वाई जेड का जो मैट्रिक्स की जो इक्वलिटी होगी वो 2 1 3 होगा। इसका मतलब यक्स इज इक्वल टू 2 होगा, वाई इज इक्वल टू 1 होगा और जेड इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार से मैट्रिक्स की सहायता से हम लोग जो है नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको तरीके सही मालूम होने चाहिए। आसान तरीका है, आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम चलते हैं जो है अगले प्रश्न पर। वह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, होमवर्क के रूप में है, आप उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। सॉल्यूशन को आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन किस प्रकार से आया हुआ है। तो होमवर्क के रूप में है क्या, देख लेते हैं। होमवर्क के रूप में आपका जो क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y, एक्स माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड इसी को सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है, मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है और आपको एक्स वाई जेड का मान बताना है। साथ ही साथ आप ए इनवर्स का मान भी बताएंगे, ए इनवर्स का मान बताएंगे, एक्स वाई जेड का मान आप बताएंगे कि कितना आया। और प्रश्नों के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार का प्रश्न दिया जा सकता है आपके जो है टॉपिक में, वो आइए समझते हैं। तो प्रश्नों के श्रृंखला में जो है कुछ आपके पास थ्योरेटिकल प्रश्न आ सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न आ सकते हैं। आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इक्वेशंस बनाएंगे, फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ जो है थ्योरेटिकल पोर्शन के प्रश्नों को देखा जाए, किस प्रकार से प्रश्न सॉल्व होगा। एक प्रश्न है, द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 numbers, the sum of 3 numbers is 6। ठीक है, if we multiply the, if we multiply the, if we multiply the third number by 2, third number by 2 and add the first number, and add the first number, and add the first number to the result, to the result we get 7। ठीक है, आगे बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर्स, बाई एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, सेकंड एंड थर्ड नंबर्स टू द रिजल्ट नंबर्स 2 3 times, by adding second and third numbers 2 3 times, 2 3 times, 2 3 times the first number, the first number we get 12, we get 12 using matrix find the number, using matrix
फाइंड द नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि यदि तीन संख्याओं का योग 6 है, ठीक है, और यदि हम मल्टीप्लाई करें 2 का थर्ड नंबर में, तीसरे नंबर में 2 का गुणा करने पर और फर्स्ट नंबर से जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तथा सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर किसके साथ 3 गुना फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या के 3 गुने और सेकेंड तथा थर्ड को जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, तब फिर मैट्रिक्स की सहायता से जो है इन नंबर्स को आपको पाना है। ठीक है, तो आप कहेंगे लेट 3 numbers are x, y and z, then अब बताएं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है बी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 2, थर्ड नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करने पर एंड ऐड और जोड़ने पर द फर्स्ट नंबर रिजल्ट कितना आया 7, बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, ठीक है, 2-3 टाइम्स फर्स्ट नंबर, रिजल्ट कितना आएगा 12। इस प्रकार से आपके पास ये प्रश्न बन जाते हैं, ये इक्वेशंस बन जाते हैं। प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, इक्वेशन अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अब ये प्रश्न आने पर फिर आप मैट्रिक्स के तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, गिवन इक्वेशन या इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा y0 है, z2 है, 3 1 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा a बराबर, या इसी को लिख करके यहाँ x y z और यहाँ आप करेंगे 6 7 12। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b की सहायता से आपको x, y और z का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप इन मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको a इनवर्स बताया गया है, a इनवर्स आपको बताया गया है, b का मल्टीप्लाई करना भी आपको बताया गया है। थ्योरेटिकल प्रश्न है, प्रश्न को समझते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, बाकी आपको सॉल्व करके x, y, z के मान को बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है एन अमाउंट ऑफ 5000 पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट, यानी 3 जगह जो है इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितने रुपए को 5000 रुपए को, एट द रेट ऑफ, जो ब्याज की दर है वो कितनी है 6%, 7% एंड 8% है। जो 3 जगह जो है 5000 रुपये को इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसमें जो है ब्याज की जो दर है वो 6%, 7% एंड 8% पर एनम, एनम का मतलब ईयर, पर ईयर जो है रखा गया है। द टोटल अमाउंट इनकम, जो पर एनम ब्याज उनको मिल रहा है तीनों का मिला के, वो कितना मिल रहा है 358 रुपीज। इफ द कंबाइंड इनकम, यानी टोटल कंबाइंड जो इनकम है फ्रॉम द फर्स्ट 2 इन्वेस्टमेंट, यानी पहले दो कौन कौन 6 और 7% वाले इन्वेस्टमेंट, इज द 70 मोर देन का मतलब क्या होता है अधिक है, लेस देन का मतलब कम है, तो यहाँ मोर देन है यानी 70 अधिक है, द इनकम फ्रॉम थर्ड,
यानी थर्ड वाले से यानी 8% वाले के इनकम से 70 क्या है, अधिक है, तब आपको प्रत्येक इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बताना है बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, और ये समझते हैं जो है सिंस 5,000 is put into 3 investment, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना 5,000। इक्वेशन नंबर 1 लेट। ठीक है, आप देखें इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टिवली है, क्रमशः है, x 6% का रहेगा और जो है y 7% का रहेगा और z 8% का रहेगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब इनकम की बात कर लें, उस इनकम की जो आपका 6% के रेट पर दिया गया है, तो इनकम फ्रॉम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, x का 6% 6x अपॉन 100। फिर इनकम ऑफ या इनकम फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7x अपॉन 100 and income from third investment is equal to कितना 8x अपॉन 100 अपॉन 100 परसेंटेज की बात की गई है। इस प्रकार से तीनों जो है आपके इनकम हुए। तो उन्होंने क्या कहा है, द टोटल अमाउंट जो ब्याज मिल रहा है, परसेंट मिल रहा है 6% और 7% और 8%, वो कितने अमाउंट के बराबर है 358 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से थोड़ा सा इक्वेशन को अलग करें, इक्वेशन को अलग करें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 6x अपॉन 100 7x अपॉन 100 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 358। ठीक है, यानी 6x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 358 इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अगेन पुनः क्या बात की गई है, पुनः बात की गई है कंबाइंड इनकम की। जो कंबाइंड इनकम है किसका किसका, फर्स्ट टू मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी जो कंबाइंड इनकम है फर्स्ट और सेकेंड, यानी 6x प्लस अपॉन 100 प्लस 7x अपॉन 100, वो किसके इक्वल है 70 मोर देन है, ये 70 अधिक है, यानी जो है RHS में 70 ऐड करना पड़ेगा। किसके साथ ऐड करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम थर्ड, इसका मतलब 8x अपॉन 100 का। ठीक है, इसका मतलब 6x अपॉन 100 प्लस 7x अपॉन 100 माइनस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 70, यानी 6x प्लस 7x माइनस 8x। ठीक है, XYZ है, इनकम फ्रॉम ये हो जाएगा, इनकम फ्रॉम यहाँ 7y और यहाँ 8z, y 8z, तीनों अमाउंट जो बराबर थोड़ी ना वितरित किए गए हैं, अलग अलग है। 8z y z z y, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6x प्लस 7y माइनस 8z इज इक्वल टू 7000। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब आपके पास इक्वेशन है
अब आपके पास इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन है तो आपसे एक्स वाई जेड का मान यानी तीनों इन्वेस्टमेंट का मान आसानी से ज्ञात हो जाना चाहिए बाय मैट्रिक्स मेथड। आप कहेंगे कि जो है द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैन बी written in the form of मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो ये हो गया 1 1 1, 6x 7y यानी 6 7y, सॉरी 6 7 8, 6 7 माइनस 8 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 5000 35 800 7000। ठीक है, यहाँ से आपको जो मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। क्या होगा? ए इनवर्स बी होगा। कैलकुलेशन कर कर आप जो है x का मान, y का मान और z का मान बताएंगे, तीनों इस इन्वेस्टमेंट का मान बताएंगे कितना आएगा। प्रश्न को समझना, प्रश्न से समीकरण बनाना, यही में थोड़ी सी आपकी जो है माइंड प्रेशर या कहने समझने की बात होती है। बाकी अगर इक्वेशन बन जा रहा है तो फिर आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी थ्योरेटिकल प्रश्न आपको बताए गए सभी का आपको जो है फाइनल वैल्यू एक्स वाई जेड, चाहे वो इनकम के रूप में हो चाहे वो नंबर के रूप में हो, सबको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अब हम चलते हैं इसके जो है नेक्स्ट प्रश्न पर जो है देखें अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट आपका इक्वेशन है, जैसा कि आपको जो है पहले ही टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा क्या है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस के बारे में। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस अभी तक लगाए गए और नॉन होमोजीनियस से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकली वैल्यू के दिए गए हों, किसी भी प्रश्न में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपका होमोजीनियस से संबंधित है। होमोजीनियस सिस्टम से आइए, किस प्रकार के होमोजीनियस सिस्टम के प्रश्न होते हैं, इसको कैसे लगाया जाए, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। So that the homogeneous system of equation x minus 2y plus z is equal to 0, x plus 2y minus z is equal to 0, 3x plus 6y minus 5z is equal to 0 has a non-trivial solution. Also find the solution. Non-trivial मतलब वही कि जो है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। ठीक है, नॉन-ट्रिवियल मतलब इसका इनवर्स डायरेक्टली फाइंड आउट करना असंभव है। चलिए देखते हैं। The given equations, the given homogeneous equations can be written in matrix form. In matrix form 1 minus 2 1 1 1 minus 1 3 6 minus 5 x y z 0 0 0। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं। इसी को आप जो है लिखते हैं a x इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 1 1 माइनस 1 3 6 माइनस 5। ठीक है, इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको? इनवर्स। तो सबसे पहले इसका जो है डिटर्मिनेंट ज्ञात कर लें, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करते हैं। कब? जब नॉन ट्रिवियल की बात होगी
तब आप इनवर्स, सबसे पहला काम आपका क्या है, इनवर्स ज्ञात करना, सॉरी डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। 1 - 2 1, 1 1 - 1 3 6 - 5, ठीक है। -5 + 6 + 2 हो जाएगा, -5 + 3 + 1 हो जाएगा, 6 - 3 होगा। और अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -4, क्या आएगा -4, और यहाँ आएगा +3। इसका मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0 हुआ, इसका मतलब आपका जो है द गिवन होमोजेनियस system of equations has a non-trivial solution। डायरेक्टली जो है हम लोग इसका सोल्यूशन नहीं ज्ञात कर सकते। ये समझ में आ रही बात है। आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ आप ax = b लिखते थे, यहाँ आप क्या लिखेंगे, ax = 0। और अगर नॉन ट्राइवल चेक करना है तो हम लोग डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे, और डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, दैट मीन्स a आपका क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है, तो आपका दिया गया जो सिस्टम इक्वेशंस का वो नॉन ट्रिवियल होगा। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन को, कि फाइंड द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किया जाए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात किया जाए। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट आप करें, तो देखें आप लिखेंगे टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, टू फाइंड दिस सॉल्यूशन we put z = p in equation फर्स्ट एंड सेकेंड। आप किसी में भी रख सकते हैं, p q r s t u v w कुछ भी रख सकते हैं। होमोजीनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, जिस प्रकार से नॉन होमोजीनियस प्रश्नों को आपने सभी एक प्रकार से सॉल्व किया, उसी प्रकार से आपको होमोजीनियस प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस प्रश्नों में, होमोजीनियस सिस्टम में क्या करना है, आपको x y z किसी को एक अन्य वेरिएबल मान लेना है। इसका मतलब क्या हो गया, जो है इसका मतलब क्या हो गया वो देखें। इसका मतलब हो गया x - 2y = -p और x + y = p, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए इक्वेशन 4 और 5, इक्वेशन 4 and 5 can be written as 1 - 2 1 1 xy - p, ठीक है। अर्थात ax = b, अर्थात x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स। आपको a इनवर्स ज्ञात करना आता है, आपको a इनवर्स ज्ञात करना आता है, तो हम लोग डायरेक्ट a इनवर्स पर चलते हैं। a इनवर्स कितना आएगा, 1/3 1 to -1 1, ठीक है। कहाँ से, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a जो आपका आएगा वो 1 to -1 1 रहेगा, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। अब आप देखें x का मान है xy 1/, यहाँ देखें ये x नहीं है, ये क्या है, a इनवर्स है। अब इसका मतलब 1/3 -1 to -1 1, और b का मान कितना है, -p और कितना p है, 1/3। यहाँ देखें क्या मिलेगा, माइनस यानी +p + 2p कितना मिला, 3p +p क्या मिला, 2p, ठीक है। क्या मिल जाएगा,
2p मिल जाएगा, ठीक है। और वो आपका क्या होगा, यहाँ से देख लें, ये हो जाएगा कि 1/3 यही है, ये हो जाएगा प्लस p और प्लस 2p प्लस p प्लस p 3, ये हो जाएगा 3p होगा। और उसके बाद क्या बनेगा, p और 2p, ठीक है। -1 2 सॉरी यहाँ 1 है, इनवर्स आपका एक ही जगह 1 है, तो यहाँ से देखें ये हो गया -p और जो है प्लस 2p, यानी केवल बचेगा क्या, p बचेगा। और यहाँ होगा x और y। इसका मतलब देखें x का मान आएगा p/3 एंड y का मान आएगा 2p/3, ठीक है। ये है x और y का मान। आप z का मान पहले से मान चुके हैं, तो आप कहेंगे बीज वैल्यू ऑफ x, y and z since z satisfy the third equation, thus इस प्रकार वैल्यू ऑफ x and y and z और क्या होंगे, p/3 2p/3 and p respectively, where p is a real number, p is a real number। इस प्रकार से आप होमोजीनियस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। करना क्या है, दिए गए इक्वेशन सिस्टम से मैट्रिक्स बनाना है, नॉन ट्रिवियल सिद्ध करना है, उसका डिटरमिनेंट a का 0 आ जाए, फिर हम किसी एक वेरिएबल को अन्य कॉन्स्ट जो है टर्म मान करके किन्हीं दो को सॉल्व करेंगे, तीसरे में संतुष्ट करा देंगे, तो वही हमारे उसके क्या कहलाएंगे, मान कहलाएंगे। अब हम चलते हैं जो है आज की होमवर्क पर। आज के होमवर्क में आपको क्या रखना है, क्या समझना है, ये समझने का आप प्रयास करें। चलते हैं, देखते हैं होमवर्क में कौन कौन से प्रश्न हैं। होमवर्क में जो है पहला प्रश्न आपका है 2x + 3y 2x + 3y - z = 0, x - y - 2z = 0, 3x + y + 3z = 0। पहली बात तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो होमवर्क के रूप में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो है होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, नॉन होमोजीनियस है तो फिर आपके एक्स और वाई का मान क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2/x + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, ठीक है। और 6/x + 9/y - 20/z = 2, जहाँ x y z ≠ 0। ये आपको x और y और z का मान बताना है। किस विधि से, मैट्रिक्स के विधि से। अगर सॉल्व, बार बार ये कहते हैं आपसे कि अगर प्रश्न नहीं सॉल्व होता है तो आप उसको जरूर शेयर करें, प्रश्न को बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स, the sum of 3 numbers is 2 if twice मतलब 2 गुना, twice मतलब 2 गुना किसका, 10 सेकेंड
यानी दूसरे का 2 गुना नंबर, दूसरे नंबर का 2 गुना इज एडेड, जोड़ा जाता है टू द सम ऑफ फर्स्ट, टू द सम ऑफ फर्स्ट, टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड द सम इज 1, the sum is 1 by adding second, by adding second and third number, second and third number to 5 times, to 5 times the first number, the first number, the first number, the first number, we get 6, we get 6, find 3 numbers, find 3 numbers by using matrix. इसको समझ लीजिए, फिर आपको लगाना है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2, 3 संख्याओं का योग कितना है? 2 है, 3 संख्याओं का योग 2 है। इफ ट्वाइस द सेकेंड, दूसरे का 2 गुना, इज एडेड टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि जो है पहले तीसरे के योगफल तथा दूसरे का 2 गुना कितना आ रहा है? 1 है। और बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू द 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट, पहले का 5 गुना तथा सेकेंड और थर्ड को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आपको तीनों नंबर्स बताने हैं, किस विधि से? मैट्रिक्स के विधि से आपको बताने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियोज को आप देखें, समझें, किसी प्रकार के किसी प्रश्न में अगर समस्या होती है तो आप शेयर करें, और साथ ही साथ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न लॉन्ग का यहाँ से अवश्य आता है, तो अच्छे से समझें। ठीक है, ओके।